नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने यह मुद्दा उठाया कि आखिरकार स्टेटहुड का दर्जा वापस क्यों नहीं दिया जा रहा, और साथ ही साथ अगर डीडीसी के चुनाव हो सकते हैं तो विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं। उनके स्टेटमेंट के बाद हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बिल लाया जाना चाहिए, और उनका इस स्टेटमेंट, जब उनका ये स्टेटमेंट आता है उसके बाद जम्मू कश्मीर के सियासतदानों में भी सियासी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। जम्मू कश्मीर के सियासतदान भी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि अब पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अब जब हमने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के कविंद्र गुप्ता जो फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि अभी जब भी इलेक्शन होगा वो पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है, वो लंबे समय से काम कर रहा है और अपने रिकमेंडेशन को पब्लिक डोमेन में रखेगा और उसके बाद ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाएंगे। आइए देखते हैं। सरकारों ने चाहा ही नहीं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार सोचा है और ज़मीनी स्तर पर लोगों को अपना नुमाइंदा मिले, ग्रामीण इलाकों का भी विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नरत है। और वही जो डीडीसी के इलेक्शंस हैं वो पूरे होने जा रहे हैं चेयरमैन को चुन करके। तो जहाँ तक असेंबली इलेक्शंस का सवाल है, कुछ कारणों से यहाँ पर राष्ट्रपति राज या गवर्नर रूल लगाया गया था। अब समय आ गया है कि जल्द ही लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करके अपना नुमाइंदा मिले। और ब्यूरोक्रेसी से लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, उनसे लोगों की एक दूरी बनी रहती है, लोगों के जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होती है। तो इसलिए असेंबली इलेक्शन हों, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है और जल्द होंगे ऐसा विश्वास है। वो लोगों से जो जानकारी या उसके ऑब्जेक्शंस वगैरह लोग फाइल कर सकते हैं, जो प्रक्रिया है मुझे लगता है कि वो जल्द ही लोगों से जानकारियां लेने के लिए, उनके ऑब्जेक्शंस लेने के लिए ये जो आयोग है अपना काम करेगा। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि जो चुनाव बने हैं उससे पहले जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। और मतलब कि अगर सरकार ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको स्टेट को फिर से बहाल करेंगे, क्या चुनावों से पहले स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर यूटी को मिल सकता है? देखिए, स्टेटहुड यूटी बनने के बाद भी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, विकास में कोई कमी नहीं है। जहाँ तक स्टेटहुड का मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, गृह मंत्री जी कह चुके हैं, हालात ठीक होने पर जल्द ही स्टेटहुड का ये दर्जा जो प्राप्त होगा उसको रिवाइव किया जाएगा। और यही करना चाहिए। सभी जो परिस्थितियां हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हुआ है तो जल्द ही इलेक्शन होंगे ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से ही बूथ स्तर पर काम करता है। हमारे हर महीने मन की बात होती है, हर महीने हमारी मंथली मीटिंग्स इस प्रकार की हर लेवल पर तय हैं। तो हमारी तैयारी है, जब भी सरकार इसको घोषणा करेगी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डट कर इसमें भाग लेगा। दर्शकों, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बातचीत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि पहले स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। और जब हमने ये पूछा, शेख नज़ीर की हम बात करें, जब हमने ये पूछा कि क्या स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलेगा तो इलेक्शन नहीं लड़े जाएंगे, तब उन्होंने कहा नहीं, हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। जमहूरियत में चुनाव ही फैसला करते हैं कि हुकूमत कौन करे, और इसका दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि सरदारी अवाम का हक है। डीडीसी के चुनाव हुए, लोगों ने हिस्सा लिया। आपने राइटली कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस सब ने हिस्सा लिया और वोटिंग हुई। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वो कुछ अपनी जगह कुछ भी कह सकते हैं और हम अपनी जगह कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव कराए गए
उस तरह से जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें लोगों की रिजेंटमेंट इसीलिए है कि बीजेपी ने या इस हुकूमत ने डीडीसी के चुनाव को अहमियत दी लेकिन असेंबली के चुनाव को अहमियत नहीं दी। इस रियासत को जब तोड़ा गया उसके बाद लोगों ने ही फैसला करना था कि कैसे चलना है, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अगर असेंबली के चुनाव कराना चाहते हैं तो वेलकम स्टेप, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असेंबली के चुनाव से पहले अगर रियासत को बहाल किया जाए, ये जो यूनियन टेरिटरी है ये पंचायत से भी बदतर है। अगर किसी ने अपनी ये हैसियत को देखना है तो ये जो इस वक्त सिस्टम है ये ठीक नहीं है। उसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही कोई फार्मूला तैयार करके रखा है। ये कैसे कह सकते हैं? जब ये इलेक्शन हुए डीडीसी के, उन्होंने जो फार्मूला बनाया था वो फेल हो गया। यहाँ तो वो गुपकार अलायंस को ज़्यादा सीटें मिली, तो कैसे बनाएंगे वो? इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा ढंढोरा क्या नाम है कोई करना चाहते हैं ताकि वो लोगों के उसके ऊपर पर्दा डालेंगे तो उसके भयानक नतीजे होंगे। दर्शकों, अपनी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा का यह कहना है कि कहीं ना कहीं स्टेटहुड का दर्जा पहले बहाल होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन लड़ी जा सकती है। लेकिन ये कहा कि अगर स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं होता, उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। पार्टी विश्वास करती है लोकतंत्र पे और लोकतंत्र के लिए पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए, हमारा जैसे आपने सही कहा, हमारा जो फाउंडेशन है पार्टी का बनने का, वही स्टेटहुड की डिमांड जो थी वो हमारी बेसिक डिमांड थी। और हमारा ये मानना है कि स्टेटहुड जो है जितनी जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्टोर करेगी उतना ज़्यादा जो विश्वास है जम्मू कश्मीर के लोगों में पैदा होगा कि जिस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा पे वादा किया गया था कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, और जब हमारी एक डेलीगेशन मिलने गई थी उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि हम स्टेट का जो दर्जा है वो जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमारी ये भी मांग हमेशा से रही है कि जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकालना है, और अगर लोगों की जो दुख तकलीफ है उसको दूर करना है तो यहाँ चुनी हुई सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से डीडीसी के चुनाव हुए, पंचायत के हुए और शांतिपूर्ण तरीके से हुए, और इसलिए मुझे लगता है कि असेंबली चुनाव में अब बिल्कुल विलंब के बगैर जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने चाहिए। तय करना कि वो चुनाव से पहले दें या बाद में दें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है जम्मू कश्मीर के साथ कि हमको स्टेटहुड रिस्टोर करना है, और हमारी ये मांग रहेगी, हम संघर्ष भी चलता रहेगा। चुनाव को इसके साथ हम रिलेट नहीं कर सकते, पर हाँ हमारी ये मांग रहेगी। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको लेके वचनबद्ध है, और उन्होंने बार बार ये दोहराया है कि हम स्टेट रिस्टोर करना चाहते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव से पहले रिस्टोर हो जाए। पर चुनाव के लिए हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो कराए जाएं। दर्शकों, हमने पीडीपी के नेता सुरेंद्र चौधरी जो फॉर्मर एमएलसी भी हैं उनसे बातचीत की, तो उनका कहना है कि अभी ऐसा माहौल ही नहीं है, अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है। अगर जो डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया है उसकी जब तक रिकमेंडेशन नहीं आती, क्या वो काम कर भी रहा है, इसको लेकर के संशय है। ऐसे में अभी ये कहना कि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। पहले तो आपका जो कहना है कि असेंबली चुनावों की तैयारी शुरू होगी, हमें तो कहीं दिखती नहीं है कि असेंबली चुनावों की तैयारी कहीं शुरू हुई है। क्योंकि अगर जब इलेक्शनों का प्रोसेस शुरू होता है, वोटर लिस्टें रिवाइज की जाती हैं, ऑफिसरों को डायरेक्शन जाती है, पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह उनके लिए लिस्टें मांगी जाती हैं, तो ऐसा कोई प्रोसेस हुआ, कोई ऐसा चल नहीं रहा। और दूसरी बात है, अभी तो डीडीसी इलेक्शन खत्म हुआ, और डीडीसी इलेक्शन का भी उसी का जो अभी डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन चुने हैं काउंसिल के, अभी तक वो नहीं चुने गए। तो जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, मैं नहीं मानता कि कहीं प्रोसेस शुरू है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की सरकार ने खुद कहा कि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर रियासत में की जाएगी। अगर डिलिमिटेशन करनी है तो डिलिमिटेशन से पहले कैसे असेंबली इलेक्शन हो सकता है? तो लिहाजा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हमेशा एक डिमांड रही है कि असेंबली इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, लोगों को पूछा नहीं जा रहा। अफसरशाही जो है वो ज़्यादा हैवी है, और अफसर जो है लोगों को अपने दफ्तरों में भी नहीं आना देते। जब भी लोग ऑफिसरों को मिलने जाएँ तो ऑफिसर एक ही बात कहते हैं, जी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, हमारी मीटिंग चल रही है। वेयर लोगों की कहीं सुनवाई नहीं, तो लोग बड़ी मुश्किल में हैं, दुविधा में हैं। नौजवान युवा जो बेरोजगार है वो सड़कों पर है, किसान आपके
आपके सामने पूरे देश में एक प्रताड़ित किया जा रहा है और एक अफरा तफरी का माहौल है पूरी देश के अंदर। और रियासत तो वैसे भी आज एक बड़े क्रूशियल जंक्शन से निकल रही है। रही बात, आपने बात की कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड क्या होगा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, जब तक असेंबली इलेक्शन सामने नहीं आते, वो सरकार ओपनली आके डिलिमिनेशन करनी है या नहीं करनी, अगर डिलिमिनेशन के बिगाड़ या असेंबली इलेक्शन कराने तो सरकार पहले अपना स्टैंड क्लियर करे, इलेक्शन कमीशन अपना स्टैंड क्लियर करे। जब वो इलेक्शन कमीशन अपना स्टैंड क्लियर करेगा कि भाई हमने इलेक्शन करवाना और कब करवाना, जब ये बात होगी या कोई सामने कोई क्लियरिटी आएगी तो फिर हम अपना स्टैंड क्लियर करें। आज हम कैसे कह सकते हैं, जब ना कोई असेंबली इलेक्शन की हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा ना दिख रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई पार्टी पार्टिसिपेट करेगी या ना करेगी? क्योंकि सियासत ख्वाबों में नहीं की जाती, सियासत हकीकत में होती है। तो हम ख्वाब में नहीं जी रहे, हम हकीकत में। और हकीकत यह है कि 370 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक स्टैंड है और स्टैंड पे हम कायम है कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल किया जाए, रियासत को जो यूटी बनाया है वो यूटी द्वारा बहाल की जाए। यह रियासत महाराजा हरि सिंह की है, ये 370 हमें महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ है। ये रातों रात जो उन्होंने गुंडागर्दी करके तोड़ा गया है, हम इसको नहीं मानते। तो दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने कभी इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया है और ये तारीफ भी करनी चाहिए। हालांकि कई बार कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन इस बार भी कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट रविंदर शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार को पहले इस पर अपना स्पष्ट करना होगा, अपना नजरिया स्पष्ट करना होगा, क्या स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाएगा या नहीं। फौरी तौर पे राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और ज़मीन और नौकरी का हिफाजत की जाए और चुनाव कराए जाए, क्योंकि 2.5 साल से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर लोकतंत्र नहीं है क्या? ये लोकाशाही जो देश की जमहूरियत है उसका हिस्सा नहीं है क्या? क्यों 2.5 साल से जो है वो जम्मू कश्मीर को लोगों को वो सेक्रेटरीट के दरवाजे बंद हैं, अफसरों के दरवाजे बंद हैं, लोगों को कोई पूछता नहीं। कोई भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, लेकिन लोगों को क्यों महरूम रखा है? और स्टेट को तोड़ करके, विभाजन करके, आपने डाउनग्रेड करके जम्मू कश्मीर के अस्तित्व में ख़त्म कर दिया। इसलिए ये हमारी जायज़ मांगे थे और हमने डे 1 से यही कहा था कि हमने कहा कि आपने विशेष दर्जा ख़त्म किया, उसके साथ साथ यहाँ का दर्जा भी ख़त्म कर दिया, पहचान भी ख़त्म कर दी, डोगरा रियासत की पहचान भी ख़त्म कर दी, अधिकार भी ख़त्म कर दिए, लोगों के अधिकार ख़त्म हुए। और जिस तरह से आपने देखा, वैसे तो आप ठीक कहते हो कि रात को किसी दिन फैसला होना है कि सुबह नोटिफिकेशन निकलनी है और फिर सारे चुनाव आयोग और सारी चीज़ें जो है वो उसी के मुताबिक प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि रातों रात एक नया कानून बन गया और जो बीडीसी के चेयरमैन जिनको इख्तियार दिए थे कि डीडीसी का चेयरमैन वो चुनेंगे, उनके अधिकार ख़त्म हो गए और नया चुनाव, डायरेक्ट चुनाव जो है वो करना शुरू कर दिया। अपनी मर्जी से डिलिमिटेशन की, अपने मर्जी के मुताबिक हदबंदी की, रिजर्वेशन की और उसके बाद फिर डीडीसी चेयरमैन की अब यही प्रक्रिया चल रही है कि कोई सुनवाई नहीं। और उसका संविधान कहता है कि 20 में से 7 सीटें महिलाओं के लिए होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 6 ही सीटें दी हैं। तमाम ऑब्जेक्शन जो दिए हैं उनको किसी ने पूछा नहीं और एक फॉर्मेलिटी की जाती है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एससी और एसटी के लिए भी जहाँ सबसे बड़ी संख्या है वो सीट जो है जिला रिजर्व होना चाहिए, संविधान कहता है, लेकिन संविधान को भी आज धज्जियाँ उठती हैं। और इसलिए आगे भी डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल होने वाला है। हमें नहीं पता कि डिलिमिटेशन कमीशन कहाँ है। जम्मू कश्मीर की 83 से 90 सीटें होनी थी, बराबरी होनी थी, जम्मू और कश्मीर की भाजपा का नारा था। तो हम देखते हैं, लेकिन वो कमीशन को हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं ज़मीन पे आ जाए और वो हदबंदी जो है वो उसकी रिपोर्ट जल्दी से हो और कम से कम चुनी हुई सरकार तो हो, जैसी कैसी भी हो, लेकिन लोग तो जाएं किसी नुमाइंदे के पास। दर्शकों, अब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, डीडीसी इलेक्शन की भी चर्चा की जा सकती है। डीडीसी इलेक्शन की अगर हम चर्चा करें तो नवंबर के पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में नोटिफिकेशन निकलती है और चुनाव होते हैं। मैं 08 लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग जिले की उसकी बात कर रहा हूँ, और काउंटिंग दिसंबर में होती है और फरवरी में यह फैसला लिया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की रिकाउंटिंग होगी। इसमें जीतने वाले उम्मीदवार, ये महिलाओं के लिए आरक्षित था, जीतने वाले उम्मीदवार ने 7 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि
जो दूसरे लोग हैं उनका कहना है, दूसरी पार्टी जो हारी हुई कैंडिडेट है उनका कहना है कि यहाँ 750 के करीब वोट रिजेक्ट किए गए हैं और साथ ही साथ 1200 से ज्यादा वोट गायब हैं। तो इसलिए उन्होंने गुहार लगाई थी और डिप्टी कमिश्नर ने आज आदेश दिया है कि कल सुबह रिकाउंटिंग होगी। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अनवर भामड़ा, अनवर चौधरी वहीं से जुड़ चुके हैं जहां पर कल रिकाउंटिंग होनी है। अनवर जी, क्या है पूरा मामला, कुछ सुनाएंगे आप? बिल्कुल सर, ये पहले फेज में हमारी इलेक्शन हुई थी, दयालतनाग डिस्ट्रिक्ट का लारनू ब्लॉक है जी। तो साइदा बेगम जो वाइफ ऑफ चौधरी हारून रशीद कटाना साहब की मिसेज हैं जी, तो हमने आजाद वहां से इलेक्शन लड़ी थी जी। तो दूसरी तरफ से गुप्कार अलायंस का कैंडिडेट था और उसी में बढ़ चढ़ के लोगों ने वहां वोट दिया और बड़े जज्बात से। तो जब हमारी काउंटिंग हुई और काउंटिंग में ही गड़बड़ हो गई और 7 वोट से उनको जितवाया है क्योंकि जिसमें 750 वोट हमारे रिजेक्ट किए हैं जी और 1215 वोट विनोद जी गायब हैं, उनका आता पता ही कोई नहीं है। तो हमने उसी वक्त जो उस वक्त के मौजूदा डीसी थे के सिद्धा, हमने उसी वक्त पहली एप्लीकेशन उनको लगाई कि भाई हमारा राइट बनता है, 7 बड़ा कम मार्जिन है तो हमारी रिकाउंटिंग करो। तो उस वक्त हमारी बात नहीं मानी गई। तो उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन के आगे अपील दायर की अपने एलजी सेना साहब के आगे और उन्होंने हमारी अपील दायर करके एक अथॉरिटी बनाई है जी। तो हम उनका शुक्रगुजार हैं जिसका रिजल्ट कल 11 बजे हमारे सामने है। अनवर जी, क्या आपको लगता है कि अब जब काउंटिंग होगी इसमें धांधलियां नहीं हो पाएंगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल आवाम की जीत होगी। क्या आपको लगता है कि धांधलियां प्रशासन से मिलकर के, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के करवाई गई थी जब काउंटिंग हुई थी? जैसे आपने बताया कि 750 वोट रिजेक्ट किए गए, 1215 वोट गायब हैं, कोई ना कोई मिली भगत तो होगी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और जो हमारे एजेंट थे और उन्होंने क्लियर कहा कि वहाँ जो छोटे लेवल पर मुलाजिम थे बिजली डिपार्टमेंट के, उन्होंने निशानदेही भी की और उन्होंने सामने हमारा निशान था गैस सिलेंडर और वो उनके खाते में डालते रहे और हमारे एजेंटों की बिल्कुल सुनी नहीं गई। वहाँ लड़ाई हुई, वहाँ झगड़ा हुआ, लेकिन बिल्कुल जो मुलाजिम थे वो पूरे मिले हुए थे, वो पूरी मिलीभगत के साथ सारा कुछ हुआ है। यानी अनवर जी, अभी आपको लगता है कि गुप्कार अलायंस की अभी भी सरकार में चलती है? बिल्कुल चलती है जनाब, बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी। तो दर्शकों, आपने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। कल नए सिरे से मतगणना होगी और जो कैंडिडेट 7 वोटों से हारा है उसकी किस्मत बदल सकती है क्योंकि 750 से ज़्यादा वोट रिजेक्ट है और 1215 वोट गायब हैं। ये उस उम्मीदवार के समर्थक का दावा है। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे कोविड-19 की। कोविड-19 की बात करते हैं तो वैक्सीन का दौर जारी है और वैक्सीन पहले जो फर्स्ट फेज में कोरोना योद्धाओं को, यानी जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, उनको वैक्सीन लगाएगी। और अब जो है डॉक्टर्स हैं या फिर दूसरी बात कहें मुलाजिम हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, उनको भी वैक्सीन दी गई है। आज पुंछ में भी, जिला पुंछ में भी दी गई, अखनूर में भी दी गई और बाकी दीगर जगहों पर भी वैक्सीन दी गई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हमारी धरोहर है, जो हमारा मेथड है, इसको फॉलो करें। सेलिब्रेशंस का, अवेयरनेस करने का लोगों को, इसमें कोई कमी ना आए क्योंकि कैंसर एक डेडली डिजीज़ है और हमें इसको अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन की तरफ से जो भी ध्यान है वो कभी भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो इस साल की जो थीम है उसको बोलते हैं आई एम एंड आई विल। पिछले सालों की जो थीम थी वो थी आई कैन वी कैन। इस पर हमने जो चेंज किया है हमारे जो हेल्थ ग्रुप्स हैं, आई विल, आई एम एंड आई विल। दैट मीन्स आई एम बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कैंसर को प्रिवेंट करने में, रोकने में, डिटेक्शन में हम साथ चलेंगे। और आई विल मीन्स हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, ऐसे काम करेंगे जिसमें कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, हम अर्ली डिटेक्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एफर्ट किए जाएंगे। सो आई एम एंड आई विल जो इस थीम है, इसी को लेके हम चलेंगे कुछ अगले 2-4 सालों के लिए, ताकि एक हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी, आई विल, आई एम, दैट मीन्स खाली में हेल्थ वर्कर नहीं, एक बिजनेसमैन, एक जर्नलिस्ट, एक गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है,
एक NGO है, सब इकट्ठे चलेंगे, वो सब IIM में इंक्लूड होंगे। एंड आई विल मीन्स की जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी, वो एफर्ट करेंगी कैंसर को अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, जो पेशेंट्स ठीक हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की। सो ये सारा एक दैट मीन्स कि हम सोसाइटी को इंक्लूड करना चाहते हैं कैंसर केयर में। हम चाहते हैं कि खाली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ वर्कर को ना दी जाए। हमारे इस हॉस्पिटल में भी आज जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इसमें हम म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के आज इंटरटेन किए, इसमें पुलिस के, रेवेन्यू के जो फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं उनका आज ये फेज चालू हुआ है। इससे पहले हम हेल्थ वर्कर का जो था उनका टेन्योर था, वो पहले फेज में उनको लिया गया। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है। स्टेप वाइज इन्होंने पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेट किया, वैसा प्रोग्राम चलाया। अब जो इन्होंने दूसरा फ्रंट लाइन वर्कर जो कोविड के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग जो पूरे दिलो जान से अपना काम किया, उन्होंने पूरा अपने काम का निर्वहन किया और ये अच्छा स्टेप है। इसके साथ साथ रेवेन्यू और पुलिस ये भी शाना बशाना पूरे कोविड के काल में इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से काम किया और सराहनीय है। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से अपनी सरकार का, केंद्र सरकार का, अपनी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन का और ज़्यादातर मैं उन साइंटिस्ट जो हमारे बायोकेमिस्ट हैं उनका धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत लगा के ये वैक्सीन इस ह्यूमैनिटी के लिए दी, ऐसा तोहफा दिया और ये सभी इसको कबूलें और सभी अपनी टर्न पे आए और इम्यूनाइज्ड होके जाए। ठीक है। पूजा गया हो ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर साहब को बताना है और अगर आज हमारे जो असिस्टेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर सुमन गुप्ता जी ये आई थी, तो इन्होंने जहां हमारे आज शुरू करवाई है और जितने भी मेरे एम्प्लॉई हैं, कोई 450 है जो हेल्थ केयर वर्कर है, तो सारे ही बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा लेट हुआ पर आज जो इतनी इनमें खुशी है कि सारे पीछे लाइन में खड़े हैं कि हमें आज ही लगे, पर हम सोच रहे हैं कम से कम 150-200 को आज लगाएंगे, बाकी कल 200 तक 150-200 कल करेंगे। और तो मैंने भी लगवाई है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ में एप्रीशिएशन है या कुछ दर्द है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सेफ वैक्सीन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दर्शकों, वेंटिलेटर 30% इंस्टॉल ही नहीं हो पाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोविड-19 पीक पर था तब वेंटिलेटर को लेकर के त्राही त्राही मचती थी। आए दिन खबरें चलती थी कि वेंटिलेटर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में या दूसरे दीगर अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को भर्ती होना पड़ रहा है। 908 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने दिए और ये 648 वेंटिलेटर ही लगा पाई। सैंक्शन किए थे 908 के 908 जम्मू कश्मीर में पहुंचे भी, लेकिन सिर्फ 648 वेंटिलेटर ही इंस्टॉल हो पाए। 30% वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हो पाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि वेंटिलेटर इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको एनेस्थीसिया का एक्सपर्ट चाहिए, उसके साथ एक एक्सपर्ट नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिए। लेकिन उस पेंडेमिक में लोग त्राही मचा रहे थे। जिस वक्त लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत थी उस वक्त वेंटिलेटर नहीं मिला। अब ये वेंटिलेटर 30% कहाँ है, क्यों नहीं इंस्टॉल हो पाए, ये सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन हमने आरटीआई एक्टिविस्ट से बातचीत की, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ने उन दिनों बड़े पैमाने पर कुछ आइडियाज लगाई थी जिसमें ये वेंटिलेटर का जिक्र था। ये जो फिगर हमारे पास है ये लोकसभा में पेश किए गए एक सवाल के जवाब में दी गई है। लेकिन आपको बताते चले कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा का कहना है कि कहीं ना कहीं जो कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। हम देखें कि कोविड के टाइम पे हमें सबसे बड़ी चिंता जो थी आम लोगों की और डॉक्टर्स की क्या थी, वो यही थी कि हमारे पास सबसे बड़ा डर का कारण ये था कि वेंटिलेटर्स की कमी बहुत ज़्यादा थी जम्मू कश्मीर राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में। और चाहे वो हमारा सुपर स्पेशलिटी जम्मू हो,
चाहे स्कीम्स हो कश्मीर में, चाहे जम्मू में जीएमसी हो, या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सबसे बड़ी चिंता जो थी वो हमारी यही थी कि क्या हमारे पास वेंटिलेटर्स है या नहीं है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल हो गया और किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। और आज इस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि वेंटिलेटर्स तो आ चुके हैं, लेकिन उनको इंस्टॉल कराने के लिए हमारे जो बाबू हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके पास समय नहीं। तो दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, फिट केस कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और जांच की जाए कि किस कारण क्यों नहीं उन्होंने अभी तक ये जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं वो इंस्टॉल किए, क्योंकि मानव जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। और वेंटिलेटर्स हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट है और उसको इंस्टॉल करना चाहिए था। अगर ये कहा जाता है कि वो ज्यादा आ गए थे तो भाई साहब आप वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में दे सकते हैं, आप सब डिस्ट्रिक्ट्स में दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा आ गए हैं तो दिस इज जस्ट एक्सपोज द स्लैकनेस ऑफ पार्ट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। कोविड का टाइम जब हमने देखा कि लोग परेशान थे और सिर्फ, मैं फिर रिपीट करूंगा, शायद रिपीटेटिव ही लगे, एक ही चिंता थी कि वेंटिलेटर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। और आज आपके पास वेंटिलेटर्स आए हैं और आप उनको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। सो आपके माध्यम से गवर्नर साहब से मेरी ये अपील होगी कि एलजी महोदय अपने एडवाइजर साहब को भी निर्देशित करिए और जो हमारे एडवाइजर साहब है वो भी डिपार्टमेंट से ये पूछें कि आखिर क्या कारण है कि आए हुए वेंटिलेटर्स जो है वो इंस्टॉल अभी तक नहीं किए गए। दर्शकों, आईटी एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह से भी हमने बातचीत की और उनका भी ये कहना है कि कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर वेंटिलेटर भेज दिए हैं, यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है। मंगवाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि आखिर कितनों की ज़रूरत है और कितनी मैन पावर हमारे पास है और किस किस जगह पे इस वेंटिलेटर को लगाया जा सकता है। यानी बेशकीमती, हम प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों ने दिल खोल के पैसा भी दिया और उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन इस तरीके से ना हो भविष्य में, निकट भविष्य में हमें इस पर चिंतन करना होगा और इस पर विचार भी करना होगा। बहुत जरूरी है। जब तक ये चार चीजें नहीं होती तो वहां पर ये वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं किए जा सकते, वहां ये ऑपरेशनलाइज नहीं किए जा सकते। तो जहां पर जब इतने सरप्लस आ गए तो वो जिन जिन इंस्टीट्यूशन में भेजे गए वहां पर ना तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, ना वहां टेक्निकल स्टाफ है, ना वहां ऑक्सीजन का प्रोविजन है और ना ही वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई बैकअप है। तो मैं समझता हूं ये चीजें जो प्रायोरिटी नहीं कभी फिक्स की जाती, आज भी इस जम्मू के मेडिकल कॉलेज में बहुत सी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सी मशीनरी ऐसी है जो वहां पर अवेलेबल नहीं है और लोग किराए पे लेके इस्तेमाल करते हैं। जिसमें एक बाईपैप मशीन है जिसकी कास्ट सिर्फ 50 और 60 हज़ार के बीच में है। आज पिछले कई सालों से हमने अभी आवाज उठाई, कई बार कंसर्न तक ये आवाज पहुंचाई, 500 रुपये पर डे पीछे बख्शीनगर से लोग किराए पे लेके आते हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन तक लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। वीकर सेक्शन के कई लोग भी वो इस्तेमाल करते हैं और 10-10 हज़ार रुपये उसका किराया देते हैं। सरकार की वो प्रायोरिटी नहीं थी। इसके अलावा अगर आप आर्थो की बात करें, वहां पर आज भी ड्रिल्स, जिससे जब सर्जरी की जाती है ड्रिल्स इस्तेमाल होती हैं, वो ड्रिल आज भी वहां पर किराए पे उन लोगों को, पेशेंट्स के अटेंडेंट को कहा जाता है कि आप पीछे मार्केट में जाइए, ये ड्रिल किराए पे लेके आइए। वो ड्रिल इस्तेमाल की जाती है किराए पे, लोग उसका वो बियर करते हैं एक्सपेंसेस जो उसके पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।